वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान अब्दुल्ला हुमा के साथ। और साल 2018 जो गुजर गया, लेकिन इसका एनालिसिस अभी बाकी है। आपको पता है कि हमने आपसे बहुत सी चीज़ें शेयर की कि किस सेक्टर में, किस फील्ड में, किस जगह पर क्या तरक्की हुई, क्या नहीं हुई, क्या पाया, क्या खोया, कितने ट्रैवलर्स आए, कितने नहीं आए। लेकिन अच्छा, ये सारी बातें तो हम अपना ओपिनियन तो आपको दे ही सकते हैं, लेकिन क्या बड़ी खुशखबरी थी और सबसे बड़ी खबर भी क्या बनी, क्या क्या माइलस्टोन्स थे, कि हमने पाकिस्तानियों से ही पूछा, तो वही हम आपको सुनाना भी चाहते हैं। आपसे ही पूछा। देखिए, उससे हम लिहाज से हम देखेंगे कि मुल्क में अभी अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम चल रहा है वो है। गुड न्यूज़ देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान और चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छे नोटिस लिए हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ पाकिस्तान में चेंजिंग मिली। परेशानी है हर किसी को, महंगाई की परेशानी, हर चीज़ की। अच्छी खबर तो ये थी कि पीटीआई आ रही है, बुरी खबर ये है क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इमरान खान के आने से हमें कोई अच्छी तब्दीली नज़र नहीं आई, तो बस यही है कि जैसा पहले था उससे अब बेहतर नहीं नज़र आ रहा इतना। अच्छी खबर तो है ये कि जड़े कब्जा ग्रुप को लै रहा खो रहा है, तो बुरी खबर है ये कि महंगाई हो रही है। बुरी चीज़ जो हमारे लिए थी वो ये थी कि हमारे जो सियासतदान हैं, नवाज शरीफ वगैरह, ये मतलब कि इनकी हकीकत का पता लग गया। हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं, बुरी खबर है। महंगाई बहुत हो रही है। इमरान खान की हुकूमत आई और जिसने महंगाई और गरीब को ऐसा चक्की में पिस दिया कि उसकी मेरा हल निकलना मुश्किल है। नवाज शरीफ अंदर हुआ है और करप्ट माफिया से हमें छुटकारा मिला है, और बुरी खबर ये है कि बाकी भी अभी तक अंदर होने चाहिए। महंगाई का बेहतरीन साल जो गुजरा है उसमें आपके देख लें, हमने सबने इमरान खान को वोट दिए हैं। अभी देखते हैं कि आगे चल के क्या करते हैं। लोड शेड का खात्मा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ और अपना अब इमरान खान आ गया और महंगाई ने कमर तोड़ दिया, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मिला जुला साल था और उसमें बहुत अच्छी चीज़ें भी रही हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं। जैसा अमल शुरू हुआ है जिसमें बड़े बड़े चोर है उसमें यानी गिरफ्त में आए। सबसे बड़ी खबर ये नवाज शरीफ की है, चला गया अंदर वो इमरान खान आया, हमने सोचा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ तो आम का दिल खुश हुआ, लेकिन अभी देखा महंगाई वगैरह हो रही है, फिर आवाम का थोड़ा यानी कि रुख पीछे हो रहा है। क्या कह सकते हैं, क्या हजार कर सकते हैं खुशखबरी के लिए ना, मतलब किस किस्म की खुशखबरी। मायूस हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हैं। जो चोरों का टोला था ना, उसके लिए अली बाबा आया एक तरह से, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। कोई तरक्याती काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सारा काम ऐसे ही है। सबसे बड़ी खुशखबरी जो नवाज शरीफ को नाहल कर दिया गया और जो चोर को पकड़ा गया, और बुरी खबर मेरा जो फेवरेट पार्टी है वो जमात इस्लामी है, उसकी जो नाकामी है, ये बुरी खबर थी मेरे लिए। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान के अवाम और सरकारी वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने डेमो के बारे में सोच लिया। 2018 की यही थी, तो गरीबों के लिए वो हर चीज़ सस्ता थी। अच्छी खबर ये है कि इमरान खान आ गया है और वो दो जो है ना वो तो चले गए बस। जितने भी चोर थे और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस थे वो हमें अब नज़र आ रहे कि नंबर वाइज वो जेल जा रहे। बीआरटी के हवाले से अगर मैं कहूँ तो ये बुरी खबर है कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुई। सारी खबरें बुरी हैं, बस सुबह उठते हैं तो एक चीज़ तो महंगी हुई हो, हर दिन को एक चीज़ ज़रूर महंगी होती है। अच्छी खबर ये थी कि साल 2018 में अमन अमान रहा, और बुरी खबर ये है कि पीटीआई की हुकूमत आ गई और महंगाई ने सर तोड़ दी हम लोग का। अच्छी खबर है ये है कि हालात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है पहले की निस्बत। बुरी खबर तो ये है कि महंगाई हो गई थोड़ी सी। खर्च पॉलिसी में मतलब तब्दीली आई, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। और बुरी खबर ये कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इत्तेसाब के नाम पे बिल्कुल बुरी तरह जो है फ्लॉप हो गई है, नाकाम हो गई, एक तरफा इत्तेसाब शुरू हो गया है। भाई वाटर फ्लेवर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ इलाकों में बसने वाले खूबसूरत लोग, उनकी खूबसूरत बोलियाँ, उनके प्यारे प्यारे लहजे और उनके मसाइल मुझे लग रहा था कि एक जैसे हैं तकरीबन इस दफा। और महंगाई वाला मसाइल है, उसमें तो मैं कहती हूँ कि ज़रा प्लीज़ हम भी बोल पड़ें, क्योंकि हमारी वीडियो किसी ने नहीं बनाई इस सारी रिपोर्ट में, लेकिन यस महंगाई इज़ वन मसला जो कि पूरे साल में कंसिस्टेंटली होता ही चला गया। सर्दी में मैं कल ही बिजली का बिल आया तो देख रहा था कि सर्दी में कितनी कोई क्या चल जाना है,
है आपका? पंखे भी बंद हैं, लाइटें बस चल रही हैं और एसी भी बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बिल आ रहे हैं कि आप कानों को हाथ लगा लें। तो महंगाई का यस वंडर ना कि वो क्या रहा है। तो ये प्लीज, ये आवाम की आवाज है, ये सुनी जाए और महंगाई को जरूर कंट्रोल करना है इस साल एटलीस्ट, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ऑन अ मैक्रो लेवल मेरा ख्याल है कि जो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए, और वो थोड़ी कंसिस्टेंट होती जा रही है कि हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। जो दहशतगर्दी के वाकयात होते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो अब नहीं होते। और सल्यूट टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज जिन्होंने हालात को इस लेवल तक पहुंचाया कि अब लोग अपने आप को महफूज महसूस करते हैं। That is so true and I totally agree with you. Alright, वैसे तो साल 2018 में जियो ने आपके लिए बहुत जबरदस्त सरप्राइजेस भी रखे। जाते जो तोहफा था वो तो बहुत से तहाइफ दिए जनाब। क्या डोंकी किंग, क्या तीफा इन ट्रबल, क्या लोड वेडिंग, और अल्टीमेटली आपको पता है रीयूनियन ऑफ द सुपर बैंड, आई वुड से जुनून, वो जो था, वो जिसको कहते हैं ना अब्दुल्ला आइसिंग ऑन द केक, मतलब बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। तो ये भी एक शाकार हमें मिल गया थैंक्स टू जियो। साल 2018 का एक बड़ा तोहफा जुनून का एक बार फिर इकट्ठा हो जाना था, और जुनून के सलमान अहमद हमारे साथ हैं, तो ये भी आपके लिए एक तोहफा है। तो इनसे बात करें जनाब। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं, साथ साथ ये भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि जुनून का रीयूनियन हुआ। अब नए साल के लिए सलमान, आपने क्या सोचा है जुनून के लिए? ये जो सफ़र कराची में मोइन खान अकेडमी से शुरू हुआ था, और फिर आई गेस दुबई में भी एक कॉन्सर्ट होने वाला है, उसके बाद 2019 में इसी तरह शोज करेंगे, क्या प्लानिंग है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा और जियो मॉर्निंग न्यूज़ के सब व्यूअर्स को। सलमान अहमद आपसे मुखातिब है और मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुनहरा और खुश आइन हैप्पी 2019 में विश कर रहा हूँ। 2018 मेरे लिए एक बहुत अच्छा साल था, जुनून के लिए बहुत अच्छा साल था। हम लोगों ने रीयूनाइट किया 15 साल के बाद, और अली अज़मत, मैं, ब्रायन और हमारी पूरी टीम ने जो जज्बा और जुनून लोगों का देखा 25 दिसंबर को हमारा जो कराची में कॉन्सर्ट था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह पे, तो वो कभी मैं भूल नहीं सकता। और मैं समझता हूँ कि पूरी मेरी ज़िंदगी के अंदर, जब से वाइटल साइंस से शुरू किया और फिर अब तक, ये एक ऐसा कॉन्सर्ट था जिसको मैं समझता हूँ द बेस्ट कॉन्सर्ट। हर तरह से लोगों की सपोर्ट की वजह से जियो ने हमारी बहुत जो बिल्डअप था कॉन्सर्ट का बहुत ज़बरदस्त किया। तो जियो न्यूज़ और सारी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सलमान, आपको हमने ऑब्वियसली कॉन्सर्ट पे देखा, आपको कब से हम देख रहे हैं, लेकिन आपसे बात करके आज बड़ा अच्छा लग रहा है। साल का पहला दिन भी है। सलमान, आपकी एस्पिरेशंस के बारे में पूछना चाहेंगे इस साल के हवाले से। आप अक़वाम मुत्तहिदा के गुडविल एम्बेसडर भी हैं, बहुत काम करते हैं पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर, और पाकिस्तानियों के लिए सर आपने क्या प्लान किया हुआ है? ये मेरे लिए बड़ी हौसला अफजाई है, क्योंकि इसका मतलब है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो बड़ा रोशन है। और 2019 में मेरी दुआ ये होगी कि पाकिस्तान तरक्की करे, अमन व इंसाफ, रोज़ी, तालीम। मैं UN गुडविल एम्बेसडर हूँ, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के सब स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के हम पोलियो का ख़ात्मा करते हैं पाकिस्तान में। हम बहुत करीब हैं पोलियो ज़ीरो के, 8 या 7 केस रहते हैं, और हमारी कोशिश होगी कि 2019 में हम पोलियो ज़ीरो पे ले आए और फिर इसको 3 साल मेंटेन करें टू कम्प्लीटली इरेडिकेट पोलियो। बेस्ट ऑफ लक विद दैट सलमान, बहुत ही ज़बरदस्त आपका इरादा है, और डेफिनेटली दिस नीड्स टू बी डन। पोलियो नीड्स टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पूरी दुनिया से खत्म हो गया भाई हमारे पास है। सो दैट नीड्स टू बी, आज़म हम सब का ये भी होना चाहिए कि साल 2019 में इस मुल्क से पोलियो को खत्म करना है। और दूसरा, अगर आप लोगों के अभी भी माइंड में कोई डाउट्स हैं, कोई शक हैं, तो रीड अप ऑन इट, खुद अपने आप को आप इन्फॉर्म करें और देखें, और फिर लोगों को भी समझाएं दिस नीड्स टू गो। बहुत सी हम बातें कर रहे हैं कि 2019 में क्या बंद होना चाहिए, क्या नहीं। तो ब्रेक में हमने यही बहस की कि 2019 में अब ये नहीं करना, अब ये नहीं करना, ये भी नहीं होना। If I may add, because इस वक्त हमारा शो आप लोग देख रहे हैं और चैनल वैसे फ्लिप ना कीजिएगा, लेकिन किसी एक शो पे कोई शादी भी हो रही है, कोई दुल्हन भी आई हुई है, तो हमने एकदम से हमारे दिल से आवाज निकली हमारी पूरी टीम के कि दुल्हन टाइप शोज जो है ना, they need to really stop.
बहुत होगी, 2019 में पहुंच गए, अब बस कर दे। अब तो हमने अपने शो का 3 साल से मॉडल भी आपको दे दिए, तो कोई प्रोग्रेसिव चीज लाए। हमने तो एक कोशिश की थी 2018 में दुल्हन टाइप शो करने की, उसमें से भी दुल्हन नहीं निकली थी। उसमें से भी दुल्हन नहीं निकली थी, एग्जैक्टली, आपको याद होगा। अच्छा जी, ओके, सो वी नीड टू मूव ऑन। और हमने जरा पॉलिटिकल फ्रंट से आपको अपडेट करना है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रिमार्क्स के बाद तहरीक इंसाफ हुकूमत मोहतात हो गई है। सिंध हुकूमत में जोड़ तोड़ के लिए फवाद चौधरी के मिशन कराची को शुरू होने से पहले ही ब्रेक लग गई। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला सिंध के खिलाफ PTI के रुकने सिंध असम्बली खुर्रम शेर जमान ऐवान में तहरीक इल्तिवा ले आए। अभी से वार्न कर रहा हूँ कि अगर हमारी इस तहरीक इल्तिवा को आपने मुस्तरद किया तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। हम आपको आने वाले इजलास नहीं चलाने देंगे। अगर आप गिल्टी नहीं हैं, आपके दिल में चोर नहीं है, आप अगर सादिक और अमीन अपने आप को समझते हैं, तो आने वाले इजलास में इस एडजॉर्नमेंट मोशन को आप एक्सेप्ट करेंगे और ज़ेर बहस लेकर आएंगे। और इस पर पीपल्स पार्टी ने उन्हें कानून याद दिलाया जिसके तहत ज़ेर समात मामलात पर असेंबली में बहस नहीं हो सकती। काश PTI के मेरे नादान दोस्त अगर सिंध असेंबली के रूल्स को पढ़ लेते तो उनको अंदाज़ा हो जाता कि सिंध असेंबली के रूल्स इस बात की ममानियत करते हैं कि जो मामला भी कोर्ट के अंदर सबजुडिस हो, उस मामले के ऊपर असेंबली में बहस नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने के लिए, इस तरह की टिकर्स और हेडलाइंस बनाने के लिए हमारे PTI के दोस्त इस तरह की तहरीक जमा कराते हैं। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत की जानिब से 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। साफ कहा कि JIT रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकते। किसी ने गवर्नर राज लगाया तो इसे उड़ाने में 1 मिनट लगेगा। इसके बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कराची का दौरा मनसूख और लहजा कुछ बदल सा गया। तो नहीं कह रहे कि हम सिंध हुकूमत तब्दील कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे कि सिंध में गवर्नर रूल लगाना चाहिए, लेकिन चूंकि बुनियादें कमज़ोर हैं, वो हिल गई हैं, उसकी वजह से एक तासुर उनको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी नहले पे दहला मारा और कहा कि उनके वालिद हुक्म करें तो वो वफाकी हुकूमत का ही तख्ता उलट देंगे। JIT सिर्फ बहाना है, असल निशाना सिंध हुकूमत था और इंशाल्लाह हम इनका हर साजिश को नाकाम करेंगे। वो चाहते हैं कि सिंध का वज़ीर आला चेंज हो, लेकिन सिंध के अवाम ने नहीं होने देंगे। सदर जरदारी एक इशारा दे, हम इनको हुकूमत को 1 वीक में गिरा सकते हैं। उनका तो सिर्फ 6 सीट का मेजॉरिटी है वफाक में, उनका तो इससे भी छोटा मेजॉरिटी है पंजाब। बस सदर जरदारी हमें इजाज़त दे, हम इनका हुकूमत भी गिरा सकते हैं, हम इनको जेल भी भेज सकते हैं। और तहरीक इंसाफ अब मुराद अली शाह से इस्तीफ़ा तो मांग रही है, लेकिन फिलहाल वज़ीर आला सिंध की तब्दीली के अरमानों पर ओस पड़ती हमें नजर आ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी, जिनका फिलहाल हमें लग रहा है कि दौरा कराची मुलतवी हुआ है, उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, आपने वक्त दिया। बताइएगा, सिंध हुकूमत बदलना चाह रहे थे आप लोग, आप ही की पार्टी से, इनफैक्ट गवर्नर राज की ऑप्शन की बातें भी उठ रही थी, लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि काम ठप हो गया है। आप कराची नहीं आ रहे, लेकिन वजीर आला का इस्तीफा अभी भी चाहिए, तो ये किस तरह से बैलेंस आउट करेंगे, काम कैसे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी गवर्नर राज की बात किसी ने नहीं की, मीडिया स्पेकुलेशन थी। मीडिया में ये बात आई थी, मीडिया में ये बात आ रही थी कि गवर्नर रूल लग सकता है, और जब भी ज़ाहिर है इतना बड़ा एक स्कैम आएगा तो उसके बाद एनालिसिस, उसके बाद गुफ्तगू उसके ऊपर होना एक लाजमी अमर है, और यही हुआ। हम गवर्नर रूल की बात हमने कभी नहीं की है और ना ही अब हम कर रहे हैं। हम इस्तीफ़ा इसलिए कह रहे हैं मुराद अली शाह साहब का कि वो उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है वो फॉर्मलाइज हो गई है, और जिस तरह से हमारे 2 वफाकी वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया जब उनके ख़िलाफ़ चार्जेस फॉर्मलाइज हो गए, उसी असूल को हम कह रहे हैं कि सिंध में भी अप्लाई होना चाहिए और मुराद अली शाह साहब को अपने ओहदे से हट जाना चाहिए, और उसके बाद उनको चाहिए कि वो आएँ और अपनी बात जो है वो करें, और अपने चार्जेस अगर वो गलत साबित होते हैं तो वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उनका नाम एक सर फहरिस्त है मुलज़मान में, लिहाजा उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा फवाद साहब, आप लोग बैक फुट पर गए तो बिलावल फ्रंट फुट पर आ गए। कहते हैं 1 हफ्ते में हुकूमत ख़त्म करके जेलों में डाल सकते हैं, ये उनका दावा है, तो आप किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे और इस मुकाबले के लिए तैयार हैं?
देखिए, बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो खुश फहमियों का शिकार हैं शायद, लेकिन ज़ाहिर है वो एक सियासतदान है और उनको हक़ हासिल है अपनी एक बात करने का, अपनी एक हिकमत अमली जो है वो वज़ा करने का। लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त जो बिलावल भुट्टो हैं उनकी सियासत नहीं है और जो तज्जिया निगार हैं वो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं कि इस वक्त किसकी क्या पोजीशन है। पीपल्स पार्टी तो इक़्तिदार अगर सिंध में बचा पाई तो। अच्छा फवाद साहब, बिलावल ने एक और सवाल भी किया है कि 99 मेंबरान पीपल्स पार्टी के होते हुए यहाँ हुकूमत बदलने का कोई सोच भी कैसे सकता है? आप नंबर्स के साथ अपना केस साबित कर सकते हैं या फिर बिलावल की बात हम ठीक मान लें? फिर बिलावल साहब ने पाकिस्तान की तारीख़ नहीं देखी है। यहाँ पर तो 2/3 मेजॉरिटी जो है वो अगले दिन बदल जाती है, तो यहाँ पर तो टोटल फ़र्क जो है वो 28-30 लोगों का है और 14-15 लोग चाहिए ये जो बैलेंस है उसको पलटने के लिए। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद इशू ये है कि सिंध में जो MPs की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस लूट मार का हिस्सा नहीं है, उनमें ये सोच आ रही है कि हम क्यों सिंध के लोगों के साथ गद्दारी करें और सिंध के जो पैसे खाने वाले लोग हैं उनका साथ दें, बजाय इसके वो तब्दीली का साथ देना चाहते हैं। तो ये फ़ैसला सिंध के MPs ने करना है। सिंध के MPs जो हैं उनके लिए पाकिस्तान और सिंध के अवाम तौर के ऊपर बाकी हर चीज़। अच्छा, अब फवाद, अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी पीपल्स पार्टी को वक्त मिल गया है। अब पीपल्स पार्टी ही सिंध हुकूमत है, ऑब्वियसली क्या मुनासिब नहीं होगा कि आप लोग भी उनके साथ चलने का ऑप्शन खोल लें? देखिए, पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियती जमात है सिंध की तो हम उसका एहतराम करेंगे, उसके मैंडेट का एहतराम करेंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मुराद अली शाह जो हैं उनको चीफ मिनिस्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके ख़िलाफ़ चार्जेस फॉर्मलाइज हो गए हैं। बाकी जहाँ तक उनके मैंडेट का ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी एक अहम सियासी जमात है और हम पीपल्स पार्टी का बहैसियत एक सियासी जमात के एहतराम करते हैं। लेकिन तब्दीलियाँ जो हैं वो सियासत का हिस्सा है और आप देखिए इंशाअल्लाह ताला सिंध में भी बड़ी तब्दीली। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। फवाद हमारे साथ मौजूद थे और जिन MPs की तरफ वो इशारा कर रहे थे जो उनके बकौल इस लूट खसूट का हिस्सा नहीं है, आई गेस लग रहा था कि फॉरवर्ड ब्लॉक को जरा हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। So he says a lot of things when he says nothing at all. Happy New Year once again. I don't know why I feel like saying that. न्यू ईयर के मौके पे अच्छी खबर। ये अच्छी खबर है, आपको जल्दी से बता देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो गई है। नए साल पर शहरियों को कुछ रिलीफ तो मिलेगा, लेकिन आप ऑब्वियसली कीमतों में इतनी भी कमी नहीं हुई जितनी तवक्को की जा रही थी, लेकिन फिर भी खुशी तो होती है अगर ऐसा कुछ हो। वज़ारत ख़ज़ाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 4 रुपये 86 पैसे कम कर दी गई है और पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपये 97 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 4 रुपये 26 पैसे फी लीटर की कमी की गई है, जबकि लाइट डीजल 2 रुपये 16 पैसे फी लीटर और मट्टी का तेल 52 पैसे सस्ता किया गया है। डीजल की नई कीमत 106 रुपये 68 पैसे फी लीटर और मट्टी के तेल की नई कीमत 82 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत है 75 रुपये 28 पैसे फी लीटर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इतलाक गुज़श्ता रात 12 बजे से हो गया है। ओगरा की जानिब से वज़ारत पेट्रोलियम को कीमतों में 15 रुपये तक कमी की सिफारिश की गई थी क्योंकि आलमी मंडी में तेल की कीमतें इसी तनासुब से कम हुई हैं, लेकिन 4 से 5 रुपये की कमी की गई है। ऑल्दो तेल कम हुआ है लेकिन जहाज़ों के किराए नहीं कम हो सके। कोई चीज़ नहीं कम हो रही है ना, तो इस मुल्क में ट्रैवलिंग है, इस पे बराए मेहरबानी इमरजेंसी नोटिस लेने की जरूरत है। लेकिन अभी जरा मैं तो कहती हूँ सो मोटो नोटिस ही ले लें इस चीज़ पे, बिकॉज दे आर लाइक इनसेन, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस हुई हैं। बट एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द पेट्रोल और थोड़ी सी कमी होना भी खुशखबरी तो है ना। तो जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अली इमरान सैयद जो है वो इस वक्त एक पेट्रोल स्टेशन पे ही मौजूद हैं एंड ही इज़ गोइंग टू बी टॉकिंग टू आई थिंक ही हैज़ स्पोकन टू अ लॉट ऑफ पीपल। अली इमरान, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। सुबह सुबह आप भी पे हम सारे भी इधर। तो पेट्रोल की कीमतें, थैंक यू सो मच, पेट्रोल की कीमतों में कमी तो हुई है, नए साल का डेफिनेटली आवाम को तोहफा है, कुछ रिलीफ तो मिला होगा ना उनको? जी बिल्कुल, कुछ रिलीफ मिला है और जैसे कि हमने पहले ख़बर दी थी इसकी कि गो के इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें कम हुई हैं वो ज़्यादा हुई हैं। इम्पैक्ट 10 से 15 रुपये बल्कि 17 रुपये तक भी एक्सपेक्टेड था, लेकिन क्योंकि हुकूमत को जो डेफिसिट है, बजट का खसारा है, उसको कर्टेल करने के लिए हमने पहले भी कहा था कि 4 से 5 की खबर दी थी, लेकिन ये कि वैसे ही हुबहू हुआ है, बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ा है। और जो लोग होते हैं जो सैकड़ों को भी काउंट कर रहे होते हैं, 100 रुपये और 50 रुपये भी काउंट कर रहे होते हैं,
और महीने का फिर उनका एक सर्टन बजट होता है, तो उनके लिए 4 से 5 रुपए भी बहुत अहम होते हैं। मुमकिन है अब्दुल्ला के लिए अहम ना हो, लेकिन हमारे टेक्नीशियन नेकमल के लिए बहुत अहम हो, तो इसका इम्पैक्ट आता रहता है। और मैं हमेशा इसको रिलेट करता हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्ट्रॉन्ग होती 10 साल पहले वाली होती तो कीमतें इस वक्त आधी होती। ये हमेशा मेंशन करना ज़रूरी है ताकि हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग हो और कीमतें जिस तरह इंटरनेशनल करेंसीज स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये कोई तरीका नहीं होता कि मुसलसल गिरी जाए और मुल्क में महंगाई आई जाए। लेकिन बहरहाल न्यू ईयर का समय है और ऐसे पे लोग बहरहाल रिलीफ को बेहतर जान रहे हैं, लेकिन ये कि हमें रुपए को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है ताकि कीमतें मज़ीद बढ़ने से रोकी जा सकें और लोग इसी तरह हैप्पी न्यू ईयर कम कीमतों में मनाते रहें। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका। अली इमरान हमें अपडेट कर रहे थे कराची से। और जाहिर है कि जो मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो गरीब आदमी हैं, और उसके लिए ओवरऑल बात करें, इवन जो मुतवसत तबके से नहीं ताल्लुक़ रखते, आजकल जो महंगाई की शरह हो गई है, अगर 1000-2000 रुपये भी अगर आप महीने में पेट्रोल से ही बचा सकें तो अच्छी बहुत बड़ी बात है। और आपको पता है कि पेट्रोल में जब ऊपर नीचे पैसे होते हैं वो हर चीज़ पे इफेक्ट करते हैं, तो लिहाजा जो चीज़ें डायरेक्टली जो लोग पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं है, गाड़ी नहीं है या फिर इस तरह उनकी मोटर बाइक्स वगैरह नहीं है, तो इवन अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं ना अब्दुल्ला, तो इनवेरिएबली उस पे भी इफेक्ट होता है पेट्रोल की प्राइसेस, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है गुड्स की, उसकी कॉस्ट इंक्रीज होती है। अब डीजल भी सस्ता हुआ है तो होपफुली कुछ कीमतों पर भी असर आए। सब्जियां, दालें वगैरह जो चीजें ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, फल वगैरह, वो कुछ कम कीमतों में मिलें, लेकिन I doubt कि वैसे Let's see, अभी तो हम हैं, हम देख लेंगे कि क्या होगा। अच्छा जी, we are in the second hour of Jio Pakistan और वैसे तो हम नए साल को वेलकम कर रहे हैं। आपकी ज़बरदस्त किस्म की ट्वीट्स आ रही हैं, आप में से बहुत से लोगों की आज सालगिरह भी है, तो we are getting a lot of messages and to all of you who are celebrating your birthday today, happy birthday to you। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। एक इम्पोर्टेंट आपको खबर देनी है मनी लॉन्ड्रिंग केस की। GIT के बाद 172 अफराद का नाम ECL पर क्यों डाला, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की क्लास ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को हफ्ते के आखिर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 172 अफराद के नाम ECL में डालने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL में कैसे डाल सकते हैं। कल को आपका और चेयरमैन NAP का नाम भी ECL में डाल दिया जाएगा। अदालत के तलब किए जाने पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी पेश हुए तो चीफ जस्टिस ने कहा, खबरदार किसी ने आइन से बाहर एक भी कदम उठाया जाकर अपने बड़ों को बता दे, मुल्क सिर्फ आइन के तहत चलेगा, ये उनका कहना था। काबीना के अरकान टीवी पर बैठकर गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं, ECL के मामले को काबीना में ले जाकर नज़रसानी करें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तासुर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। खदशात का इजहार JIT सरबराह के खत में किया गया था। चीफ जस्टिस ने सरबराह JIT को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको ECL पर नाम डालने की सिफारिश का मैंडेट किसने दिया, ये सवाल किया गया। JIT इतना काम करे जितना इख्तियार दिया जाता है और सताइश कर सकते हैं तो इख्तियार से तजावज़ पर सरजनिश भी कर सकते हैं, ये उनका कहना था। अदालत ने JIT रिपोर्ट की ताहाल तौसीक नहीं की। रिपोर्ट की बुनियाद पर हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकते। सारी काबीना और वकला JIT रिपोर्ट पर तबसरे कर रहे हैं, न उनका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। इसी केस की प्रोसीडिंग के बारे में हम बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आसिफ रशीद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया आसिफ। बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट में JIT की रिपोर्ट की बिना पर ECL में सैकड़ों यानी कि 172 नाम डाले जाने पर अदालत खासी बरहम में नजर आई। हुकूमत का क्या मौक़िफ़ रहा? शहरियार आफरीदी भी आए थे, क्या हुकूमत ने माना कि हाँ ठीक है, नहीं करना चाहिए था और उनका मौक़िफ़ माना गया अदालत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से उन्होंने बताया कि JIT के जो सरबराह हैं एहसान सादिक, उन्होंने एक ख़त लिखा था जिसमें हुकूमत से इस्तदा की थी कि ये इन तमाम लोगों के नाम ECL में डाल दिए जाएं जिनके नाम इस तहकीक में आए हैं अकाउंट में। तो उस मौके पर एहसान सादिक जो सुबह प्रोसीडिंग में खामोश थे, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा जी कि वो ख़त वाकई मैंने लिखा था और मैं समझता था कि ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान से शायद चले ना जाएं। उस पर अदालत ने वो ख़त जो वफाकी हुकूमत को उनकी जानिब से लिखा गया था उसको देखा तो अदालत ने एहसान सादिक पे शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आपके ख़त से ये तासुर मिलता है, आपने नाम इस्तेमाल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और आपके ख़त से ये तासुर मिलता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऐसा हुक्म दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया।
तो उन्होंने एहसान सादिक को कहा कि आपने अपने इख्तियारात से तजावज़ किया है और आपने एक वज़ीर आला जो हैं उनकी शोहरत को दागदार किया है। आपकी वजह से शदीद कन्फ्यूजन, शकूक व शुबहात पैदा हुए और एक हुकूमत के जाने की बात जो है वो की गई। और चीफ जस्टिस ने शदीद बरहमी का इजहार इस बात पर भी किया कि JIT की एक रिपोर्ट पर हुकूमत की तब्दीली की बातें भी की गई। उन्होंने शहरियार आफरीदी जो वहाँ पर खड़े थे उनसे भी कहा कि आपके वज़रा ने तो गवर्नर राज की भी बातें की हैं। अच्छा आसिफ, ये भी बताइएगा कि अदालत ने एक मौके पर वज़ीर आला सिंध से मुताल्लिक़ कहा कि अगर वो ECL से अपना नाम हटवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें। क्या ये तरीक़ेकार दीगर अफराद भी इस्तेमाल कर सकते हैं या काबीना के अगले इजलास का इंतज़ार करना होगा? एडवोकेट जनरल सिंध ने इस्तदा की थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि वज़ीर आला सिंध जो है उनका नाम जो है वो ECL से रिमूव कर दिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वो ऐसा चाहते हैं तो आप उनकी जानिब से एक दरख्वास्त हमें दें, हम उनको ज़रूर इजाज़त देंगे। अगर वज़ीर आला को बाहर जाने की ज़रूरत है तो हम उन्हें इजाज़त देंगे, और अगर उन्हें अभी जाने की जल्दी नहीं है तो इस मामले को वफाकी काबीना के इजलास में जाने दें, वहाँ पर देख लेते हैं कि क्या तय होता है। लेकिन अगर वज़ीर आला समझते हैं कि उन्हें जल्दी पहले बाहर, तो वो अलहदा से दरख्वास्त दें, अदालत इसके ऊपर अपना हुक्म जारी करेगी। अच्छा आसिफ, लास्टली बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत भी थी, क्या FIA की बात मान ली गई उसमें? FIA का मौक़िफ़ जो कि इंतहाई कमज़ोर है, जिसमें वो ये कहता है जी कि बैंकों से जो रिकॉर्ड मिला है ट्रांजेक्शन्स का वो धुंधला है। ये बात DG FIA बशीर मेमन कोर्ट के अंदर करते हैं। एहसान सादिक जो इस केस में IO भी हैं, वो कहते हैं जी कि जो गवाहान हैं उनके बयानात में तजाद है। हालांकि रकूम बांटने की हद तक जो है दोनों लोगों का बयान मौजूद है केस के अंदर कि उन्होंने पैसे बांटे हैं। ताहम FIA का ये कहना कि क्योंकि सियासतदान जिनमें रकूम तकसीम की गई वो नहीं मानते, या बैंकों से रिकॉर्ड मुकम्मल नहीं मिला, या जो रिकॉर्ड मिला वो धुंधला था, अगर इस बुनियाद पर इस केस को ख़त्म किया जाता है तो यकीनन बहुत सारे पुराने केस ऐसे होंगे। फिर ये सवाल भी शायद उठेगा कि उन केसेस को भी बंद कर दिया जाए जिनमें बहुत ज़्यादा पुराने होने की वजह से रिकॉर्ड जो है उस तरह से दस्तयाब नहीं है। क्योंकि इसी वक्त जब एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस चल रहा है तो दूसरी तरफ पाक पतन की अराजी का मामला भी चल रहा है, जो कि 1985 के एक नोटिफिकेशन से मुतल्लिक है जो रिकॉर्ड का ही है और रिकॉर्ड से गायब है वो नोटिफिकेशन। ताहम उसके ऊपर भी एक JIT बना दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो ये अब डिपेंड करता है कि आइंदा समाअत पर असगर खान की जो लीगल हेयर्स को नोटिस हुआ, शायद उनकी अहलिया आएँ या उनकी बहू आएँ, तो वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं उसके बाद डिसीजन देगी। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। पिछले साल भी नए साल पे हमने सोचा था इनके साथ ही नशिस्त करें, तो इस मरतबा भी हमने सोचा क्यों ना ज़ीशान को उस ट्रेडिशन को हम अलाइव रखें। और क्या आपने ढूंढ के नुसरत फतेह अली खान साहब का ये गाना, जो कि बहुत से लोगों ने नहीं सुना हुआ, ज़्यादातर लोगों ने नहीं सुना हुआ, लेकिन आपने गाया तो हम जरा अपनी पुरानी मेमोरीज में चले गए। तो ज़बरदस्त। ज़ीशान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू आवर शो के लिए। और मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम भी मैं था 1 जनवरी को, बिल्कुल हमें याद है। मुझे बहुत ऑनर्ड फील हो रहा है। लवली अच्छा आगाज होना नए साल का, तो फिर होपफुली इस बाकी साल भी अच्छा गुजरता है। हमने पिछले साल भी आपके साथ शो का आगाज किया था, तो हमारे पास जियो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में फिर आई हैव टैलेंट में सिंगर्स आए, लेकिन आप तो जाहिर है यू आर स्टार नाउ माशाल्लाह एस्टैब्लिश्ड हैं। तो इस साल कैसा गुजरा? वैसे साल बहुत हैपनिंग रहा और बहुत सारा काम किया इस साल में, और मज़ीद अब उम्मीद है कि 2019 में भी कुछ इसी तरह का, क्योंकि आगाज़ जियो से हुआ था और इस शो से हुआ था तो वो बहुत बाबरकत रहा मेरे लिए। लेकिन म्यूजिक सीन इज वेरी मच अलाइव, इज बैक इन पाकिस्तान। अब तो बहुत अच्छा सीन है म्यूज़िक का। पहले अगर अभी से 2-3 साल पहले की बात की जाए तो थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन अब बहुत अच्छा म्यूजिक हो रहा है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर नए लोग आके अपना और कॉन्सर्ट्स भी बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। ज़ाहिर है जुनून इज बैक। बिल्कुल जुनून का इतना ज़बरदस्त, मतलब नोबडी वाज रियली एक्सपेक्टिंग इट। और जिस तरह हम अपने व्यूअर्स को भी कह रहे थे कि वो ईयर एंडर बन गया और वो आइसिंग ऑन द केक हो गया, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो था। ओह या एब्सोल्युटली, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड एज वेल, और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ थी। अच्छा जी, बहुत कुछ हमने सुनना है। ज़ीशान तो हमारे साथ ही, हमने इनको अपने साथ बिठा लिया, लेकिन थोड़ा सा हमने बिजनेस के हवाले से 2018 कैसा रहा तो वो भी हम बता दें। तो जनाब, पाकिस्तानी मईशत के लिए 2018 कैसा रहा? इस सवाल का एक अच्छा जवाब ये भी है कि किसी के लिए अच्छा तो बहुत सारों के लिए बुरा रहा। जून में खत्म होने वाले माली साल 2016-17 में शरह नमू एक दिहाई की बुलंद तरीन सतह पर रही। तहम जुलाई से दिसंबर के दरमियान होने वाली सियासी और माशी तब्दीलियों ने
सबको परेशान करके रख दिया। रियाज एंडी बिल्कुल जी, हकीकत जो है ना वो रियाज एंडी ढूंढ ही लेते हैं, तो वो बताएंगे इस रिपोर्ट में कि एक्चुअली हुआ क्या। 2018 के आखिरी अय्याम इंटरबैंक तबादला मार्केट में डॉलर तकरीबन 139 का है। डॉलर महंगा है तो सोने की तेवड़ी भी चढ़ी हुई है। साल के आगाज पर 1 तोला सोना तकरीबन 54,000 रुपए का था, अब ये करीब 68,000 का है। रुपए की कुव्वत तबादला मुतासिर हुई है क्योंकि स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला ज़खायर जो साल के आगाज पर 14 अरब डॉलर थे वो कम होकर 8 अरब डॉलर रह गए हैं। सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर शामिल कर लेने के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात से 3 अरब डॉलर मिलने की इतलात है। उन्हें भी शामिल कर लें तो साल का इख्तिताम 11 अरब डॉलर पर होगा, लेकिन ये साल के आगाज से कम है। डॉलर का इस्तेमाल हम अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए करते हैं। 2018 के 11 महीनों में हमने दुनिया से जो कमाया और जो खर्च किया, इसके बाद हमें पौने 17 अरब डॉलर की किल्लत रही। इसे करंट अकाउंट खसारा भी कहते हैं। 11 महीनों में 52 अरब डॉलर की दरामदात रही। एक्सपोर्ट्स तकरीबन 23 अरब डॉलर रही और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तकरीबन 19 अरब डॉलर 11 महीनों में पाकिस्तान भेजे। हम खसारा खर्च कर रहे थे और इसमें तेजी आ रही थी, लेकिन इससे GDP ग्रोथ 5% से जायद रही। स्टेट बैंक ने शरह सूद बढ़ाकर और हुकूमत ने रेगुलेटरी ड्यूटीज लगाकर सूरत हाल को काबू करने की कोशिश की है। आसान लफ्जों में खर्चे कम कराए हैं। डॉलर, शरह सूद, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत का बढ़ना इसी का नतीजा है। हुकूमत चाहती है कि बाहर से मंगवाकर जो खर्च हो रहा है उसे मकामी सतह पर ही तैयार किया जाए। वैसे ये सोच हमारे यहाँ एक जमाने से है, इस पर पेशरफ्त करनी है, लेकिन 2018 में शरह सूद 4.25% बढ़कर 10% हो चुका है। साल के दौरान बैरूनी सरमायाकारी 1 अरब 90 करोड़ डॉलर है, जबकि मुल्की मईशत के अंदर के हाल का उन्वान भी खसारा है। साल के 10 महीनों में हुकूमत 3,710 अरब रुपए कर्ज ले चुकी है। 2018 के इख्तिताम पर सूरत हाल है कि माशी सरगर्मियाँ सिमटने से रोजगार के मौके कम है और हुकूमत की आमदनी भी मुतासिर हुई है, इसलिए एक और मिनी बजट पेश करने की तैयारियां हैं। हुकूमत का कहना है कि जून तक आराम आएगा। इनके कहे पर 2018 की मुआशी अपडेट का इख्तिताम करता हूँ। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। भाई रियाज एंडी, आपने जून तक आराम आने में जो विजुअल्स इस्तेमाल किए हैं ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो आराम अगर आ ही जाए तो उस तरह का क्या ही बात है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताना हमने ये है कि इंसदादे पोलियो के खतरे पिलवाने से इनकार करने वालों की खबरों के बाद वैक्सीनेशन के अमल में गड़बड़ की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। इस तरह तो 2019 में भी जो हम अज़्म कर रहे थे कि 2019 में पोलियो को खत्म कर देंगे, 2019 में भी लगता है कि पोलियो का खात्मा मुश्किल हो जाएगा, ख्वाब ही रह जाएगा। बिल्कुल। और आपको ये भी बताएं कि इंसदादे पोलियो की भरपूर मुहिम के बावजूद वायरस का खात्मा नहीं हो पा रहा था और अब वैक्सीनेशन के हकायक भी गलत होने की रिपोर्ट्स आ गई हैं, तो बड़ा ही मुश्किल ये सिचुएशन एक बन गई है। आपको ये बताएं कि वज़ीर सेहत आमिर क़यानी की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए गए आदाद शुमार के मुताबिक जिन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए उन सब की उंगलियों पर मखसूस निशानात नहीं पाए गए और इस हवाले से तादाद में 10% का फ़र्क पाया गया है। साल 2018 के कई महीनों के आदाद शुमार में ये फ़र्क मौजूद है और हुकाम ने ये खदशा भी जाहिर किया है कि ये फ़र्क इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी इतलात भी हैं कि पोलियो टीमें वैक्सीन पिलाए बगैर ही बच्चों की उंगलियों पर निशानात लगा देती हैं और वैक्सीन जो है वो ज़ाया कर दी जाती है। अल्लाह में इंसदादे पोलियो के फोकल पर्सन आते रहते हैं। बाबर बिन अता टेलीफोन लाइन पे आज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बाबर, आपने वक्त दिया। बताइएगा, वज़ीर सेहत ने ऐवान को बताया कि इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने वालों के जितने बच्चों को खतरे पिलाने का दावा कर रहे हैं ये लोग, इसमें हकीकत नहीं है, कुछ गड़बड़ हुई है। तो ये हुआ कैसे है और कौन जिम्मेदार है इसका? ये सर जी बिल्कुल बात नहीं है। वज़ीर सेहत ने जो है वो एक सवाल का जवाब दिया है जो जनवरी 2018 में पूछा गया था। हमारी तहरीक इंसाफ की सीमी है MNA, उन्होंने ये क्वेश्चन किया था उस वक्त की वज़ीर सेहत से जो कि मुस्लिम लीग नवाज से थी, लेकिन उसका जवाब अभी दाखिल किया गया है। तो 98% जो है ये दावा है। अब इस दावे को सही या गलत कैसे साबित करना है, उसके लिए आलमी इदारा सेहत के 2 तरीके हैं। एक है PCM जो फिंगर मार्किंग होती है, बच्चों की छोटी उंगली पे निशान लगाया जाता है इलेक्शन मार्कर से, उसको क्रॉस चेक करके, और दूसरा होता है लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैम्पलिंग LQAS। तो ये जो फिगर्स में
डिफरेंस नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि जो फिंगर मार्किंग कवरेज और लॉट क्वालिटी एश्योरेंस सैंपलिंग होती है वो परसेंटेज पे की जाती है, ना कि एक मजबूए नंबर पे। यानी अगर मैं एक जिला हूं और एक जिला एक दावा करता है कि 100 में से 98 बच्चों को मैंने कतरे पिला दिए, तो ये 98% हुआ। अब इसका क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा, फिंगर मार्किंग के थ्रू या LQS के थ्रू, तो वो आपको एक औसतन रेंज बता देता है। यानी कि जी मेरे जिले में 98% के अगेंस्ट 80% बच्चे जो हैं वो फिंगर मार्क्स पाए गए। तो वो जब आप दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो दोनों बातें ठीक है जी, कोई इसमें मसला नहीं है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि पोलियो जैसा कौमी अहमियत का मसला है और इसके खात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों का ये हाल है, क्या जिम्मेदारों के खिलाफ हुकूमत कार्रवाई का इरादा रखती है? जी, मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले कि डाटा जो है वो एक बात करता है, जो आलमी इदारे सेहत के जो पैरामीटर्स हैं वो दूसरी बात करते हैं। इसीलिए मैं बार बार हम ये बात करते हैं कि हमें जो है वो वायरस को देखना पड़ेगा कि वायरस किन किन शहरों की गटर में पाया जाता है। इसलिए जो परफॉर्मेंस है उसका जो पैमाना है वो अब रखना पड़ेगा गटर के पानी में मौजूद वायरस। अब आप कराची में बैठे हैं, कराची में जो है आपको बताता चलूं कि बतदरीज जो है वो पोलियो वायरस पाया जाता है और आज जो है वो नए साल का पहला दिन है और आज हम दोपहर के टाइम तमाम उन शहरों के नाम भी रिलीज कर रहे हैं मीडिया के जरिए जहां पे गटर के पानी में पोलियो वायरस पाया गया है। ये बताइएगा बाबर कि इससे पहले भी रिपोर्ट सामने आई थी कि आज भी वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के खतरे पिलवाने से हिचकिचा रहे हैं। ये सूरत हाल हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि कोशिशें बहुत की हैं, उलमा कराम की मदद ली है, बहुत से लोगों की मदद ली है, हम भी यहाँ बैठ के बात करते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू चेंज इट? पहले मैंने आपको बताया कि साल का पहला दिन है आज और आज हम पूरी एक नए अज़म के साथ जो है वो पोलियो मुहिमात को बेहतर बनाने की तरफ जा रहे हैं और हमने ये फैसला किया है कि पोलियो वर्कर वो खवातीन जो अपनी जान जो है वो जोखों में डाल के गली गली जाके पोलियो के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं, इस साल को उनके नाम से मंसूब किया जाए और वालिदैन को कायल किया जाए कि वो इन जो पोलियो वर्कर्स हैं इनकी बात माने और अपने बच्चों को जो है वो कतरे पिलाएं। और ये बात बिल्कुल सही है कि वालिदैन अगर इनकार कर रहे हैं पोलियो कतरे पिलाने से, इसका मतलब है कि वालिदैन को कायल करने की बेहतरीन जो स्ट्रैटेजीज हैं उन पर काम करने की जरूरत है और मैं बताते खुद लगा हूँ उन पर काम कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका बाबर बिन अता हमारे साथ मौजूद है।